अजीत भैया पहले बॉलीवुड में जो कैमरामैन से ट्रेनिंग लेते थे, मतलब शाहरुख खान मजाक है अजीत भैया के लिए, फोटोग्राफ बनते थे अजीत भैया से सब। लिखिएगा बेटा, लिखिएगा, यदि 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 बीते हुए कल, यदि बीते हुए कल के आगामी परसों के आगामी कल के 9 दिन पहले के 2 दिन के बाद, सोमवार था, तो बताइए कि आगामी कल के 4 दिन के पहले के 6 दिन बाद लिखा कि 6 दिन बाद के बीते हुए परसों के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बेटा लिख लिया? आपको बताएं, इसमें आपके पूरे दिमाग की कसरत हो जाएगी। ठीक है, जितना इसका कॉन्सेप्ट है, बीते हुए कल, आगामी परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद, ये जितना भी आपके एक्सरसाइज है सब इस एक प्रश्न से पूरी हो जाएगी। प्रयास करना, जो आंसर है वो अपने हिसाब से तय करना, बाकी हम समझा देंगे कौन सा सही कैसे है। ठीक है, वो हम कल बताएंगे आपको, लेकिन ये आपने जरूर लिख लिया। अभी हम सवाल आपका बताते हैं, कोई पूछ रहे थे ना, बताते तो। ठीक है, तो बेटा आप नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। सुना है कभी? पढ़ा भी होगा, आता भी होगा। चलो कोई बात नहीं, आपसे आएगा। कोडिंग डिकोडिंग कह लो। इसी का एक भाई होता है, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। इसी के मौसी का लड़का है, उसका नाम है अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सब एक ही परिवार है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गलती ये कर देते हैं, हम लोग केवल एक चैप्टर से वास्ता रखते हैं। अभी आप देखना कि जो CHSL का SSC का पेपर हो रहा है, उनमें ब्लड रिलेशन के सवाल बड़े उटपटांग आ रहा है। जैसे बोल दिया गया A+B का अर्थ है कि A B की माता के भाई का लड़का है। समझ रहे हो? अभी तक क्या आता था? A+B का अर्थ है कि A B के पिता हैं, A-B का अर्थ है कि A B की माता है। अब गुड्डू वो गुड्डू नहीं रहे, समझ रहे हो? A+B का अर्थ है कि A B की माता के भाई का लड़का है। अब रिश्ते ऐसे बताए जा रहे हैं। A-B का अर्थ है कि A B की बहन के बेटे का पिता है, इस तरह से। तो अब ब्लड रिलेशन भी उटपटांग तरीके से आने लगा है। तो इसलिए नया पैटर्न क्या है, उससे आप अपडेट रहे। पुरानी परंपरा के हिसाब से पढ़ के जाएंगे, पेपर में चौंक जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है, समझ रहे? तो इसलिए आपको वो भी अवेयर रहना पड़ेगा। उसी तरह से बेटा ये जो है कोडिंग डिकोडिंग, इसके सवाल ही बड़े खतरनाक आ रहे हैं इस समय। वैसे लॉजिक नहीं पढ़ने पड़ रहा है, क्या बन रहा है ये अभी हाल ही का बता रहा हूँ CHSL का ही।
समझ रहे हैं? और ये सीजीएल मेंस में भी आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पूरा एक परिवार होता है, एक यूनिट होता है। हिंदी में कहते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन और कूट वाचन। अच्छा बेटा, इसको कहते हैं शब्दों का निर्माण या शब्द निर्माण भी कह सकते हो। इसको किताबों में अगर ढूंढोगे तो इस नाम से ये चैप्टर मिल जाता है। आपको पता है, ध्यान दिया होगा आपने, हम ज्यादा किताबों पे कभी जोर नहीं देते, मतलब कभी नहीं कहते ये किताब खरीदो, वो वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी इसलिए हो जाती है बेटा, क्योंकि किताबें जो आज से 6 साल पहले उन्होंने तैयार की थी, मटेरियल उसका कंटेंट जो भी था, वो उसी अपडेट नहीं करते, वो उसी को क्या करते हैं, उसका कवर पेज बदलते हैं और ईयर बदल देते हैं, वही देते रहते हैं। अरे सिलेबस तो हर साल अपडेट हो रहा है, वो किताबें वो अपडेट करते हैं, लेकिन उसमें खर्चा होता है, आपको पता है, वो जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसमें खर्चा होता है, पब्लिशर्स और तमाम सारी चीजों के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, खर्चा कौन करे, तो उसी किताबों को बार बार देते रहते हैं। स्टूडेंट वही किताब लेके 2023 पढ़ा है, पढ़ डालता है, पता चला वो प्रश्न आ ही नहीं, ये इन्होंने जो पैटर्न दिया ये कभी आता था किसी जमाने में। तो इसलिए आप किताबों पे खुद बहुत जोर नहीं देते हैं कि आप किताबों को में पैसे खर्च मत करो। उतने रुपए का आप क्या करो, मोबाइल में डेटा या इंटरनेट बोलते हैं ना उसको, वो रिचार्ज करके, उसमें फायदा क्या, और इससे ये नहीं कि यूट्यूब में पिक्चर देखो, वो इसलिए है कि आपने क्या किया, गूगल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले और डाउनलोड कर लिए। गूगल तो अपडेट करेगा, है ना, ऑनलाइन सबसे जल्दी अपडेट कर लेता है, फिर उसको लगाओ बेटा। तो शब्दों का निर्माण, और फिर इसका जो हिंदी होती है वो होता है बेटा अक्षर तथा मिश्रित श्रृंखला। अक्षर तथा मिश्रित श्रृंखला, ये बेटा इसकी हिंदी होती है। तो कुल मिला के किताबों में देखते हो तो ये 3 अलग अलग चैप्टर होते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक ही माने जाते हैं, एक ही परिवार के होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करें बेटा। सबसे मूल बात यह है कि आप के पास में जो ABCD होती है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर इसकी बात करें तो बेटा ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें जो स्वर होते हैं, वॉवल जिनको हम कहते हैं, वॉवल्स, वो बेटा होते हैं 5, और वो होते हैं A, E, I, O, ये आप सभी लोग जानते हैं। इनके अलावा जो बच गए सर, वो होते हैं कॉन्सोनेंट, या इनको व्यंजन भी कह सकते हैं। और उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं B, C, D, F, G वगैरह वगैरह, आप समझ ही लोगे आसानी से, ये होते हैं व्यंजन और ये होते हैं स्वर। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास पूरी ABCD होती है, इस पूरी ABCD को देखें तो उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26। इन 26 अक्षरों को अगर बीच से आधा करें बेटा, तो आधा यहीं से होगा मेरे ख्याल से, आप चेक करिएगा। तो वो जो A से लेकर M तक का पूरा ये परिवार है, इसमें है 13 अक्षर, और जो ये N से लेकर Z तक की कहानी है, इसमें भी 13 अक्षर। बेटा 13 के 2 टुकड़े हो गए, जाहिर सी बात है 20 से आधा हो गया। तो ये जो पहला वाला आधा टुकड़ा होता है, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। जो ये पहला वाला आधा टुकड़ा होता है, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, या फिर इसी को आप चाहो तो पूर्वार्ध भी कह सकते हो, पूर्वार्ध, या इंग्लिश में अगर कहना चाहो तो इसी को कह सकते हो फर्स्ट हाफ, इसी को कहा जाता है सर फर्स्ट हाफ। ठीक, जो ये दूसरा वाला आधा टुकड़ा है, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा द्वितीय अर्धांश, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, या कह सकते हो उत्तरार्ध, बेटा इसी को बोला जाता है उत्तरार्ध। ठीक है, और इसी को अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो सर सेकंड हाफ कह सकते हैं। तो ये मैंने क्यों बताया, उसका कारण है, कभी कभी प्रश्न आता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में से सभी स्वर निकाल लिए जाएं, समझ पा रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में से सभी स्वर निकाल लिए जाएं, तो स्वर का मतलब जैसे N निकल जाएगा, P, Q ये निकल जाएंगे। अरे भैया ध्यान तो दो भैया, क्या निकल जाएंगे, O, U, सही बात है बेटा। हाँ, इसलिए भैया इसको कथा की तरह नहीं सुनना है, सीरियसली सुनना है ना।
अगर हम गलत बोल रहे हैं तुरंत टोकिए हमारी बात को। मैं इसीलिए गलत बोलता हूँ इस चीज में, जिससे कि आप सुन रहे हैं कि नहीं मुझे पता चले। बेटा सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में से सभी वॉवल्स को, स्वर को निकाल लिया जाए, उसके बाद इस अर्धांश को अपनी जगह पर पलट के लिख दिया जाए, रिवर्स करके उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्या समझ पा रहे हैं? लिख दिया जाए तो अब प्राप्त पूरी नई श्रृंखला में बाएं छोर से गिनने पर, लेफ्ट से गिनने पर 18वां अक्षर क्या होगा? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर द्वितीय अर्धांश है कौन सा, आपको तब तो हम निकाले, पता होना चाहिए ना प्रथम अर्धांश कौन, द्वितीय कौन। तो ऐसे स्थिति में ठीक है, क्या आप बताओगे आंसर क्या? हाँ भाई वी। अच्छा हो सकता है, आइए देखते हैं कैसे। बेटा गौर करना, आपने क्या किया, बाएं छोर से गिनना है, बाएं छोर से गिनोगे तो इस डिब्बे में कितने मिल चुके हैं? 13। 13 के बाद अब आपको 14 नंबर बोलना है। 14 नंबर एन पे बोलोगे कि जेड पे? याद है पलट चुका है, तो क्या बोलोगे बच्चा? 14, 15, 16, 17, 18। ये आंसर है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी जानकारी की बात है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है सर कोडिंग और डिकोडिंग की। बेटा इसको हम हटा दें, ठीक है। अब बात आती है बच्चा कोडिंग और डिकोडिंग की। ज्यादातर लोगों को याद भी होती है, और याद करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, ठीक है। मंत्र होते हैं, कुछ श्लोक होते हैं, कुछ अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स टूल्स होते हैं, वो अच्छी बात है, कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। हमारी सलाह क्या है वो ये आप सुनेंगे, आज से इसको अप्लाई करना जो हम बता रहे हैं। ये हम पेपर के लिहाज से बताते हैं चीजें, जैसे कि पेपर में ये चीजें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आपने करना क्या है, जब पेपर देने जाओ तो आपको जो रफ करने के लिए कागज होता है, A4 साइज का सादा कागज, उसमें ये काम कर लिया करना। जब पेपर करना शुरू करो, सॉल्व करना, तो थोड़ा समय निकाल के ये लिख लेना। उसमें क्या करना, पूरी ABCD लिख लेना। पहले सीधी ABCD लिख ली, फिर इसके नीचे बेटा उल्टी ABCD लिख लो, पीछे से लिखना शुरू करो। ठीक है बेटा, पहले सीधी ABCD फिर नीचे उल्टी ABCD। हर अक्षर के नीचे कोई ना कोई अक्षर है, ठीक। और इनके ऊपर बेटा आपने काउंटिंग लिख दी, क्रम से संख्याएं लिख दी, 1 2 3 4 5 6। पहले सीधी ABCD फिर नीचे उल्टी ABCD फिर नंबर लिख दिए। अब गौर करना बेटा, ये जो ऊपर वाली आपने ABCD लिखी है सीधी सीधी ABCD, इस ABCD के लिए ये जो नंबर है ये कहलाते हैं कोडिंग। कोडिंग अगर कोई पूछता है A की कोडिंग कितनी तो 1, B की कोडिंग 2, C की कोडिंग 3, D की 4, अगर कोई पूछता है J की कोडिंग 10, O की कोडिंग 15, U की कोडिंग 21, जो पूछे वो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाली जो ये ABCD है, नीचे वाली वर्णमाला, इस नीचे वाली वर्णमाला के लिए यही नंबर कहलाते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग नीचे वाली वर्णमाला के लिए। अब आपको कोडिंग और डिकोडिंग दोनों आपकी यहां से कंप्लीट हो गई, मतलब कि आपको किसी भी अक्षर की कोडिंग या डिकोडिंग पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया बताओ V की डिकोडिंग कितनी है, डिकोडिंग, तो अगर डिकोडिंग देखनी है तो नीचे वाला V देखोगे और इसके ऊपर नंबर कौन सा 5। अगर कोई पूछता V की कोडिंग कितनी है 22 और V की डिकोडिंग कितनी है 5, नहीं समझ पाए। किसी ने पूछा कि बताओ Q की डिकोडिंग कितनी है, तो डिकोडिंग तो नीचे वाली लाइन के लिए है ना, तो बेटा Q की डिकोडिंग तो नीचे वाला में Q देखो, तो नीचे वाले में जो Q है बताओ उसके लिए नंबर ऊपर क्या लिखा है 10। और अगर पूछते Q की कोडिंग कितनी है तो ऊपर वाली ABCD में देख लो Q की कोडिंग कितनी है 17। नहीं समझ पाए भैया, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि नहीं?
कोडिंग के लिए बात करेंगे तो ऊपर वाली वर्णमाला और डिकोडिंग की बात करेंगे तो नीचे। भैया क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी गौर करना कि सर कोडिंग हो और चाहे डिकोडिंग हो, दोनों का जो सम होता है योगफल, वो हमेशा 27 होता है। अब किसी भी अक्षर की बात कर लो तो किसी भी अक्षर की, किसी भी अल्फाबेट की कोडिंग ले लो और डिकोडिंग ले लो, दोनों को जोड़ना 27 ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एफ को देख लेते हैं। एफ की कोडिंग कितनी? एफ की डिकोडिंग कितनी है? देखिए नीचे वाली वर्णमाला में देखिए एफ कहां लिखा है, कितनी? 21 और 6 को जोड़िए 27 आ रहा। आप किसी भी अक्षर को ले सकते हो, किसी भी अक्षर की कोडिंग और डिकोडिंग का सम क्या कितना होता है बेटा? 27 होता है। ठीक है, जो रैंकिंग चैप्टर होता है ये उसी से कॉन्सेप्ट लिया गया है, रैंकिंग का ही कॉन्सेप्ट है बेटा। एल टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, ये वहीं से बना है। चलिए क्या, ये एक बात हो गई। अब कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों पे आते हैं। चलिए देखिए, मैं लिख रहा हूं, आप सामने देखकर भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अप्रैल, बेटा स्पेलिंग देखकर लिख लेना सामने से। किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अप्रैल, गौर करना बेटा, किसी निश्चित कूट भाषा में अप्रैल को के ओ क्यू एन ई लिखा जाता है। इसी भाषा में हमसे कहा गया कि THIRD थर्ड, इसी भाषा में थर्ड को CQO GS लिखा जाता है। ठीक, लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया, बताओ इसी भाषा में बेटा, इसी भाषा में हमसे पूछा गया, इसी भाषा में EMOTIONAL को क्या लिखा जाएगा? इमोशनल को क्या लिखा जाएगा? आपसे ये पूछ लिया। आइए शुरू करें। बाकी आप में से जो लोग प्रयास कर सकते हैं वो अपना प्रयास जारी रखें, बाकी लोग बेटा हमारे साथ बोर्ड पर ध्यान दें। गौर करिएगा बेटा, हमारे पास में 5 स्वर बताए गए हमको, 5 वॉवल। स्वर जो हमको बताया गया वो इस क्रम से बताए गए, E-I-O-U, ये 5 वॉवल्स बताए गए। ठीक है, एक काम कर लिया जाए, मेरे ख्याल से लॉजिक हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, गौर करिए। ये जो अप्रैल है शब्द, इसमें ये देख लो कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर वॉवल तो ए है, ये दोनों स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। तो जो स्वर है, अब इसमें लॉजिक क्या चल रहा है ध्यान से देखना। जो स्वर है उनमें क्या कर रहे हैं, उनको हटाकर स्वरों की जगह पर, स्वरों को रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके, स्वरों को हटाकर उनकी जगह पर पिछला स्वर, अगला स्वर लिख रहे हैं। पिछला नहीं, अगला स्वर लिख रहे हैं। उनकी जगह पे क्या लिख रहे हैं? अगला स्वर लिखेंगे। और जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, उनको हटाना है और उनकी जगह पर आपको पिछला व्यंजन लिखना है। फिर से समझिएगा कि वॉवल्स को हटा के सक्सेसर वॉवल और कॉन्सोनेंट को हटा के प्रेडिसेसर कॉन्सोनेंट, मतलब स्वरों को हटाना और अगला स्वर लिखना है और व्यंजन को हटा के पिछला व्यंजन लिखना है। और ये कहानी जो करनी है वो आपको जब आगे से शुरू करनी है तो वो जो इसके लिए होगा वो शुरुआत में नहीं लिखा होगा, वो पीछे लिखा होगा। जैसे
मैं आपको बताता हूं, सुनो। अप्रैल को जो भी चीज लिखी गई है वो सामने लिखी गई है, तो वो जो लिखी गई है वो कहानी आप एक काम करो, अप्रैल के नीचे उतार लो, सामने की जगह पर बजाय नीचे उतार लो, लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, कहानी क्या थी, KOQNE। अब ध्यान से देखना सभी लोग बेटा, जो स्वर है उनकी जगह को, उनको हटाकर उनकी जगह अगला स्वर लिखो, और व्यंजन की जगह पिछला व्यंजन। ठीक, बहुत तसल्ली से साथ में चलना। ए क्या है, स्वर है, स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। तो अगर स्वर को हटाना है तो गुरुजी ने क्या बताया, तो स्वर को हटाना है तो उसकी जगह पर अगला स्वर। अब ए की जगह पर अगला स्वर लिखना है। तो ये देखो ऊपर देखो, आपको 5 स्वर दिए गए थे, ए ई आई ओ यू। तो ये बता दो ए के बाद अगला स्वर कौन सा हो, ई। तो सर ए के बाद अगला स्वर ई होता है, तो ए के नीचे ई लिखना चाहिए था, पर वो नीचे ना लिख के इधर पीछे लिखा गया। मतलब जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो पीछे से उल्टे क्रम से लिखा जा रहा है। तो ए के लिए जो ई लिखना चाहिए था, मैं इस बात को लिख देता हूं ऊपर कि बेटा ए के स्थान पे क्या आना चाहिए था, ई। अभी अब आप नीचे वाले नीले वाले को मत देखना, जो हरा वाला लिख रहा है केवल उसको देखना। तो बेटा एक स्वर है, स्वर को हटाओ, अगला स्वर लिखो। तो ए के बाद अगला स्वर क्या होता है, ई। आपने वो लिख दिया। अब आ जाओ पी पर। पी क्या है, व्यंजन। और व्यंजन के लिए गुरुजी ने क्या बताया, व्यंजन को हटाओ, पिछला व्यंजन। तो पी की जगह पिछला व्यंजन लिखना, पिछला कॉन्सोनेंट। तो पी के पहले वाला व्यंजन चाहिए, तो पी के पहले। तो आप जरा अपनी अंग्रेजी वर्णमाला देखो, जो सामने एबीसीडी लिखी है आपकी, सीधी एबीसीडी ई एफ जी एच है, उसमें देखो पी एक व्यंजन है, तो पी के पहले वाला व्यंजन कौन होता है, ओ। गलती से ना बोल देना, पी के पहले वाला अक्षर जरूर ओ होता है, लेकिन व्यंजन पता है पी के पहले कौन होता है, एन। क्योंकि पी के पहले तो वैसे ओ आया, लेकिन वो तो व्यंजन है ही नहीं। तो हम वहां तक जाएंगे जहां तक व्यंजन मिल जाए। तो बेटा फिर बताओ व्यंजन कौन मिला, एन। इसीलिए पी के नीचे लिख दिया हमने एन। अब आर पे आ जाओ। आर क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, भैया व्यंजन। तो आर को हटाओ और आर की जगह पिछला व्यंजन लिखो। तो बताओ आर के पिछला, आर के पहले वाला व्यंजन कौन है, क्यू। आपने क्यू लिख दिया। अब आई पे आ जाओ। आई क्या है, स्वर। और स्वरों के लिए क्या नियम चल रहा था, अगला स्वर। तो आई को नीचे अगला स्वर लिखो, तो आई के बाद अगला स्वर। तो स्वरों का क्रम जो होता है वो ये है, ऊपर लिखा है। तो आई के बाद अगला स्वर क्या है, तो आपने वो लिख दिया। एल क्या है, व्यंजन। और व्यंजन के लिए नियम ये चल रहा था कि पिछला व्यंजन, तो एल के पहले वाला व्यंजन। देख के बताओ अपनी एबीसीडी में एल के पहले वाला व्यंजन कौन है, के। अब हमने जो ये हरे रंग से लिखा है, आप ध्यान से देखो, क्या इसी हरी वाली कहानी को उल्टा करके नीचे लिखा गया, ENQOK। इसी को पलट के ध्यान से देखो, नीचे लिखा गया, गौर करिए, KOQNE। समझ पा रहे हैं? फिर से देखो, थर्ड में देखो कि स्वर कौन कौन है। स्वर, सबसे पहले स्वर पहचान, QOGS। हाँ अब बताओ, केवल एक ही स्वर है, अच्छा आई। हाँ अब स्वर के लिए नियम याद है ना, स्वर के लिए क्या था, अगला स्वर। और व्यंजनों के लिए पिछला व्यंजन। अब टी एक व्यंजन है, तो टी के पहले वाला व्यंजन बताओ। टी के पहले व्यंजन कौन होता है, एस होता है। एच के पहले व्यंजन बताओ, एच के पहले व्यंजन जी। आई को स्वर है ना, तो स्वर के लिए फिर पहले वाला नहीं, बाद वाला। तो आई के बाद स्वर कौन होता है, ओ। अच्छा आर व्यंजन है, तो आर के पहले वाला व्यंजन बताओ, क्यू। अच्छा डी भी एक व्यंजन है, तो डी के पहले वाला व्यंजन बताओ, सी। आपने सी लिख दिया। अब ये जो आपने SGOQC लिखा है बेटा, इसी को ही तो पलट के नीचे लिख दिया गया है। नहीं समझना, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा, कम पढ़ा, भैया पढ़ा, कम पढ़ा, पढ़ गया पक्का। इधर वाली बता लिया, मंत्री जी समझ में आया, तो आप दे दियो। अच्छा यही काम इसमें करना है। इसमें बेटा इमोशनल में पहचान लेते हैं वोवेल कौन है, कॉन्सोनेंट कौन है। तो हमने काम किया, स्वरों को थोड़ा टिक कर देते हैं। स्वरों को, एक तो ई है स्वर, ओ है, आई है, ओ है, ए है। ठीक है, हमने टिक कर लिया, सबको थोड़ा याद रहता है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा ई एक स्वर है, तो स्वर के बाद वाला अगला, तो ई के बाद अगला स्वर कौन सा है, आई। एम एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले वाला व्यंजन। तो एम के पहले व्यंजन क्या होता है, एम के पहले व्यंजन एम। अच्छा ओ एक स्वर है, स्वर के बाद वाला स्वर, तो बताओ ओ के बाद स्वर क्या है, यू। अच्छा टी एक व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले व्यंजन एस। और आई एक स्वर है, आई के बाद स्वर कौन सा बेटा, ओ।
अच्छा, ओ एक स्वर है, स्वर के बाद वाला स्वर यू। एन एक व्यंजन है, एन के पहले व्यंजन एम है, और एक स्वर है बेटा, ए के बाद स्वर कौन है? ई। सही बात है। और एल एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले व्यंजन, एल के पहले व्यंजन ए। सही लिखा हमने? सही आंसर नहीं है। आपको पता भी एक काम बाकी है। आंसर जो आएगा, शुरू करें? हाँ, मुझे कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मतलब ये जो लिखा क्या, इस बात को समझ पाया? अब इसको उल्टा करके जब लिखेंगे तब सही आंसर आएगा। हाँ, आंसर क्या आएगा बेटा? के ई एम यू ओ एस यू एल आई। बात समझ में आई? ये ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, एक छोटा सा प्रश्न और बेटा, इसको हटा दे, हटा दे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सर। अगला प्रश्न, जैसे हमको कहा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कोड भाषा में हमसे कहा गया, किसी निश्चित कोड भाषा में बेटा हमसे ये कहा गया, किसी निश्चित कोड भाषा में रीजनिंग, किसी निश्चित कोड भाषा में रीजनिंग को लिखा जाता है। किसी निश्चित कोड भाषा में कहा गया बेटा रीजनिंग को लिखा गया। बी, रजीत भैया तो मंत्री जी को थोड़ा आराम से बात करेंगे, अभी क्लास चल रही है, अपनी क्लास में रखिए। और रीजनिंग को ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया इसी कोड भाषा में, इसी कोड भाषा में हमसे कह दिया गया चैनल, इसी कोड भाषा में बेटा चैनल को लिखा जाता है। बी डी एफ आई एम ओ, ये लिखा जाता है। ठीक है। हमसे पूछा गया बताइए इसी भाषा में, हमसे पूछा गया बताइए इसी भाषा में सेपरेट, इसी भाषा में सेपरेट को क्या लिखा जाएगा? कुछ उम्मीद हो? कोडिंग का सबसे पहला और अच्छा सिद्धांत ये रखा करो कि किसी भी कोड भाषा में बेटा इसको जो लिखा जा रहा है, वो जो सामने लिखा जा रहा है उसको सामने के बजाय नीचे लिख लिया करो। जब नीचे लिख लोगे तो लॉजिक जल्दी समझ में आता है। कभी भी ध्यान रखना, जैसे रीजनिंग को जो लिखा गया वो बेटा सामने लिखा गया, उस सामने के बजाय नीचे लिख लिया करो, तो उससे लॉजिक थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाता है। पेपर में भी आपको टाइम बचाना है, आप इस चीज को फॉलो करिए।
बेटा कुछ बना काम बताएं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, सुनो बेटे सामने, सबसे पहले जो आपको रीजनिंग शब्द दिया गया है, जो भी रीजनिंग शब्द दिया गया है, इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में लगाओ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, सही क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, वर्तमान क्रम में लगाते हैं। तो रीजनिंग में जो सबसे छोटा अक्षर है वो पहले आएगा। बताओ सबसे छोटा कौन है? ए से बड़ा कौन है रीजनिंग शब्द में? ए से बड़ा, याद है ना ABCD, ए से बड़ा BCDEFGHI। अब बताओ ए से बड़ा कौन है इनमें? ई है। ई से बड़ा कौन है इनमें? जी। नहीं याद है ABCD, कुछ लोग आई बोल रहे हैं, है ना? जी से बड़ा कौन है इनमें? आई। से बड़ा JKLMNO कौन है बेटा? कौन मिला? N। कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। N से बड़ा कौन है? O से बड़ा बेटा, O के बाद PQRST, बोलो कौन है? R के बाद S। लिख दिया। लिखने के बाद सभी में +1 किया गया, +1, सब में +1 चेक करो क्या हम सही बोल रहे हैं? सब में एक जोड़ दो, एक अक्षर जोड़ के आगे लिख दो। देखो नीचे लिखा है, A में एक बढ़ाओ B, E में एक बढ़ाओ F, G में एक बढ़ाओ H, I में एक बढ़ाओ J, N में एक बढ़ाओ O, N में एक बढ़ाओ O में एक बढ़ाओ P, R में एक बढ़ाओ S, S में एक बढ़ाओ T। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा? फिर से देखिए, यही काम इसमें करिए। चैनल को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में लगाइए। तो बेटा चैनल शब्द में बताओ सबसे छोटा कौन है? A से बड़ा कौन है? C से बड़ा? से बड़ा? H है, बिल्कुल है। N 2 बार है, 2 बार, सॉरी पहले L आएगा, बाद में M आएगा ना बेटा? पहले L, बाद में 2 बार N। अब सही लिखा हमने। अब सब में एक बढ़ा दो, एक अक्षर आगे बढ़ा दो। A में एक बढ़ाओगे B, C में एक बढ़ाओगे D। क्या आप लोग समझ गए? अब बारी आपकी, थोड़ी मदद हम आपकी कर देते हैं। थोड़ी मदद ये कर देते हैं, A से बड़ा है सर, 2 बार A है, फिर E है 2 बार, और फिर है बेटा EFGHIJKLMNO P, P के बाद फिर RST। हाँ अब बारी आपकी, शुरू हो जाओ। R है क्या? R है कहाँ? अच्छा R है, ओके। हमने T 2 बार लिख दिया ना, T 2 बार लिया। अब ठीक लिख रहे हैं? RST। हाँ अब शुरू हो जाइए, बताएं। B 2 बार, हाँ भैया बात समझ रहे हैं? SSC CHSL का अभी जो पेपर चल रहा है उसमें ये लॉजिक से क्वेश्चन आए थे अभी, मतलब मैं अभी आपको 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी आए ये लॉजिक से। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा के तब +1 कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कल की क्लास में आपको हम चूंकि बेसिक बातें हो ही चुकी हैं, 2-4 सवाल जो और थोड़ा सा नए तरीके के वो करवाएंगे, प्लस शीट देंगे आपको कल, ठीक है? कल कोडिंग डिकोडिंग की शीट में देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।